शो में। हुकूमतों की मुद्दत का इख्तिताम, एहतिसाब का शिकंजा सख्त। अहम तरीन फाइलें खुल गईं, ताजा तरीन केसेस मंजरे आम पर। नैब की गिरफ्त, क्या सिंध की अहम शख्सियात भी जद पर। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। जब बेनकाब कहते हैं जी तो कोई नया केस आपके सामने लेकर आते हैं, लेकिन आज जिस केस का तस्करा है ये नया नहीं है। 2015 में ये नैब में एक कंप्लेन की सूरत में फाइल हुआ था। बीच में हमने इस प्रोग्राम में और एक दो और मोतबर शोज के अंदर ये आवाज़ उठी कि सूबे सिंध में नैब की जो रफ्तार है काम करने की वो सुस्त पड़ गई है, या बहुत से लोगों ने तो खदशात जाहिर किए कि शायद वो रिवर्स गियर में चला गया। लेकिन उसके बाद नैब की तरफ से एक रिबूचल आया, उसमें नैब की तरफ से क्लैरिफिकेशन के अंदर तमाम केसेस की वजाहत के साथ, नामों के साथ लिखा गया कि किस तरीके से किस केस पर क्या पेशरफ्त है। उनमें एक केस वजीर दाखिला सिंध, जो कि अब असेंबली अपने इख्तिताम पर यानी काबीना की मुद्दत पूरी हो चुकी है, तो अब साबिक कहेंगे सोहेल अनवर सियाल साहब का केस था, फरियाल तालपुर साहब का केस का जिक्र था, कुछ और अहम सिंध की शख्सियात के नाम शामिल थे। उनमें एक केस जो सोहेल सियाल साहब वाला था, इस केस के बारे में नैब ने लिखा कि जी इस हवाले से हमारे पास कंप्लेन मौजूद है और हम उस पर काम कर रहे हैं। यानी नैब ने क्लैरिफिकेशन में लिखा कि हमने केस बंद नहीं किया है। ये कंप्लेन जो गई थी 30/12/2015 नैब सक्खर में, यानी अगर जो लेटर है नैब की तरफ से एक्सेप्टेंस का, एक्नॉलेजमेंट का, वो 29 अप्रैल 2016 का है। नैब में जो सोहेल अनवर सियाल साहब के खिलाफ एसिड बियॉन्ड मीन्स का केस बना था। एक और इंपॉर्टेंट केस जिसकी आज बाज़गश्त और हमने इस प्रोग्राम के जरिए केएमसी और डीएमसीज में होने वाली करप्शन आपके सामने रखी थी, वो मेयर कराची वसीम अख्तर साहब से मुताल्लिक है। उस हवाले से पीटीआई एक कंप्लेनेंट है फैसल वाडवा साहब, और उस केस में भी पेशरफ्त कहा जा रहा है कि या तो हो चुकी है, बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि नाजायज इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल वो अहम तरीन उस नैब ऑर्डिनेंस की शिक है जिसके तहत कार्रवाई कहा जा रहा है कि उस सिलसिले में बढ़ेगी। और ये भी तकरीबन 10 अरब रुपए 10 बिलियन रुपीस के फंड का मामला है, जिसके अंदर एडीपी के फंड्स हैं, दीगर फंड्स शामिल हैं, जिसके बारे में बाज़गश्त है कि वहां पर मुबैना तौर पर खुदबुर्द हुई है। अब सोहेल अनवर सियाल साहब से हमने इस प्रोग्राम के थ्रू, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव इशू है, तो 2 दिन कबल उनके पीआरओज और उन जाती तौर पर उन खुद तक भी उनके इकामे के हवाले से, स्टोरी के हवाले से रब्ता किया था, और इसके अलावा इस करप्शन वाली स्टोरी के हवाले से उनसे रब्ता किया था, करीबी साथियों को भी उनके, लेकिन उनकी तरफ से तो शमूलियत नहीं हुई प्रोग्राम में। प्रोग्राम में मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जो शिकायत कुरंदा है, क्योंकि नैब का स्टेटस क्या है इस एप्लीकेशन, इस कंप्लेन का, तो जनाब बाबू गुलाम सरवर सियाल साहब कराची स्टूडियोज में साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सीनियर जनरल गबोल साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। आप रिसेंटली ओहदा भी आपको पीपल्स पार्टी में मिला, हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची में। इमदाद सुमरो साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, इन्वेस्टिगेटिव, आप लिखते भी हैं, आप द न्यूज़ से वाबस्ते हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ऑन कॉल हमारे साथ मौजूद हैं। पहले इमदाद सुमरो साहब, मैं पहले आपसे अगर एक बात पूछ लूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर, ये अब हम सुन रहे हैं इलेक्शन करीब आ रहा है तो केसेस खुल रहे हैं, तो ये सोहेल सियाल वाला केस जो है, इस केस की क्या हकीकत है, ये इसकी हिस्ट्री और स्टेटस प्रेजेंट, इस पर थोड़ी रोशनी डाल सकते हैं आप सुमरो साहब? हाँ सैफान साहब, देखें मुझे इसके बारे में इतना ज्यादा कोई इल्म नहीं है, लेकिन जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा कि ये 2015 की कंप्लेन है, तो 2015 की कंप्लेन है, आज 2018 है, अब तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो नैब की जो एसओपी है उसके हिसाब से नैब के 3 टीयर्स हैं। सबसे पहले जो कंप्लेन जाती है तो उसमें कंप्लेन वेरिफिकेशन होती है, जिसको ये कहते हैं कंप्लेन वेरिफिकेशन सेल। कंप्लेन वेरिफिकेशन सेल में कोई कंप्लेन जाती है तो एसओपी के मुताबिक 3 महीने के अंदर अंदर उनको फैसला करना है कि आया वो कंप्लेन दुरुस्त है, काबिले समाअत है, काबिले प्रोसीडिंग है या नहीं है। और उसके बाद वो कंप्लेनेंट को बुलाते हैं, उसको नोटिस करते हैं और उसको कहते हैं कि वो इस हवाले से अपने सबूत पेश करे। अगर कंप्लेनेंट अपने सबूत पेश करता है और उसमें कोई जान नजर आती है तो उसके बाद नैब उसको 3 महीने के अंदर अंदर बाउंड है कि उसको इंक्वायरी में तब्दील करे। अब ये जो डीजी नैब सक्खर के पास है, सक्खर नैब के पास ये केस है और गुज़श्ता 3 साल से कंप्लेन पेंडिंग है, तो उसका बेहतर जवाब तो डीजी नैब सक्खर है फयाज कुरैशी साहब वो दे सकते हैं
कि ये क्यों उन्होंने पेंडिंग रखी है, या नैब का तर्जमान दे या नैब के चेयरमैन उसका जवाब दें कि एक आदमी के लिए कानून अलग है और ताकतवर शख्सियात के लिए कानून अलग है, तो उसकी हमें समझ नहीं। तो लेकिन अभी जो आपने देखा था ना क्लैरिफिकेशन आई थी, उसमें तो उन्होंने कहा कि केस पेंडिंग है अब। लेकिन एक दूसरी बात यह है कि सियाल साहब जो मेरे साथ यहां मौजूद है, जनाब बाबू सियाल साहब, आप 30 तारीख को 12/2015 को आपकी एक आपकी कंप्लेन है और एक आपकी कंप्लेन है 8/1/2018 की, यानी जनवरी 8 2018 की कंप्लेन है। तो सर इन दोनों कंप्लेन में फर्क क्या है? दूसरी बार कंप्लेन क्यों करी आपने? पहली कंप्लेन रद्द हो गई थी, क्या हुआ था, और अभी क्या स्टेटस है आपकी कंप्लेन का? सियाल साहब जी, बाबू सियाल साहब आपसे पूछ रहा हूं। जी जनाब, उसमें मैं आपको तफसीली तौर पर गुजारिश करता हूं कि 2015 में जो मैंने एप्लीकेशन दी उसमें बाकायदा नेब चेयरमैन, उस टाइम सारा पाकिस्तान कह रहा है कि वो बड़े माशाल्लाह ईमानदार आदमी थे, और सारे पाकिस्तान ने देखा कि उसने क्या क्या घपले किए नेब के अंदर, और क्या क्या उसने भी नेब को धो डाला। तो मुकमुका हो गया मेरी उस कंप्लेन में, और उसको दबा लिया गया, सर्द खाने हवाले किया गया, मटी पड़ गई उसके ऊपर, और मुझे उसका कोई लिखत में, रिटन में कोई मतलब उन्होंने वो नहीं दिया। और मुझे जनाब होम मिनिस्टर, उसको मैं गैंगस्टर होम मिनिस्टर कहता हूँ, अब तो नहीं रहे, उसने लाके मुझे 10 मुकदमात कराची गुलिस्तान जोहर में अगवा बराए तावान, 23A, डकैती, कत्ल, ऐसे संगीन मुकदमात में गिरफ्तार कराया, 10 दिन जोहर थाने में तशद्दुद कराया उस कंप्लेन करने के एवज। और पीछे मेरे गांव में, मेरे इलाके में मेरे भांजे को कत्ल किया गया। तो 23 मुकदमात बन गए हमारे मुस्लिम लीग के कारकुनों के खिलाफ, अजीजों के खिलाफ, जितने हमारे चाहने वाले थे। उसके बाद फिर हम ट्रायल को फेस करते रहे, अदालतों को फेस करते रहे। अल्लाह की मेहरबानी से वो 22 मुकदमात जो इसने 23 बनाए थे, उनमें से बाइज्जत बरी हो गए हैं 22 से। एक मुकदमा लारकाना की अदालत में अंडर ट्रायल है, उम्मीद है कि वो भी जल्द खत्म हो जाएगा। तो हालात के मारे इतने केसेस को भुगता। फिर जब नए चेयरमैन साहब आए, जस्टिस जावेद इकबाल साहब, तो हमने देखा मीडिया में कि उन्होंने बड़े एक्शन लिए, और मतलब नहीं, इससे पहले आपने फिर 8 तारीख को दोबारा से अपनी एप्लीकेशन सबमिट कराई जी सर, नए चेयरमैन के पास इस्लामाबाद जाकर। जी, इस्लामाबाद जाकर चीफ जस्टिस साहब की अदालत में जाके मैंने दरखास्त दायर की। वही दरखास्त मैंने चेयरमैन ने, अब नैब ने कहा कि आप ही की दरख्वास्त है जिसके ऊपर नैब जो है वो कार्रवाई कर रही है, और ताहाल वो अभी पेंडिंग है मामला, और आज हम सुन रहे हैं जी कि केस आगे बढ़ रहा है, जो जराए से बात सामने आती है। यही दरखास्त सर जो मैंने नए नेब चेयरमैन जस्टिस जावेद इकबाल साहब को दी, वहां रिसीव भी कराई। इसकी रोशनी में इंक्वायरी कंडक्ट हुई, मतलब उसमें डीजी सखर नेब ने मुझे बुलाया अपने ऑफिस में, ऑफिशियली ऑन द रिकॉर्ड एक मीटिंग हुई। तो बार बार उनका ये था कि भाई आप सबूत ला के दें। मैंने कहा सर, मैंने तमाम चीज़ों को पॉइंट आउट किया है कि भाई ये यहाँ करप्शन हुई है, बुनियादी तौर पर इसके वालिद बाप दादा की मिल्कियत क्या थी, और अब या खरबों अरबों में डॉलरों में अरबपति बन गए हैं, दुबई तक उनके विलाज हैं, अपार्टमेंट्स हैं, सारी चीज़ें हैं। तो फिर बार बार डीजी साहब का था, मैंने फिर सबूत भी इकट्ठे किए। अब जाहिर है एक अपोजिशन का मारा आदमी 23 मुकदमात को फेस किया, तो सरकार पीपुल्स पार्टी की है, कौन हमें डॉक्यूमेंट देगा। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने मेहनत करके दुबई जाके, वहां से जाके कुछ मटेरियल लाया, मतलब कोशिश करके यहां से इकट्ठा किया। वो जनाब डीजी साहब के हुजूर में मैंने खिदमत में रखा। मैंने कहा सर तकरीबन 60% सबूत दे चुका हूं, 40% तो नेब इंक्वायरी करे, नेब पता चला है कि चले आप खुद अपने केस बता रहे हैं कि केस 60% आपने सबूत दिए, 40% आप नहीं कर सके इस पर, तो 60% आप कह रहे हैं उसका स्टेटस है। लेकिन सुहेल अनवर सियाल साहब, 2 चीजें इसमें, तो एक चीज तो वो है जिसका जवाब वो खुद देते जो वो नहीं है, लेकिन दूसरी चीज पीपल्स पार्टी से मुतल्लिक है। ये प्लाजे बनाना दुबई के अंदर, ये बिल्डिंगें खरीदना, जायदादें बनाना, ये पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर की एक बात हो रही है। तो नादिर कबूल साहब, आप अभी पीपल्स पार्टी में अभी आप ओहदे भी आपको मिल रहे हैं, तो ये तो बड़ी, ये तो एक कैरियर प्रोस्पेक्ट की तरह लोग देखते हैं कि पीपल्स पार्टी को। मैं एमक्यू के बारे में बात भी करूंगा, ये मेयर के हवाले से जब आएगी बात, तो
तो ये क्या इस तरीके से देखा जाता है कि इन्वेस्टमेंट है कि इतना लगाएंगे तो इतना मिल जाएगा, और इस तरह से सियासत हो रही है क्या नादिर कपूर साहब? देखिए जी, अभी जो ज़माना आ गया है 2018, अभी तो किसी के सामने कोई चीज़ छुप तो सकती नहीं है। जो पैनामा लीक्स हुए हैं उसमें किसी पीपल्स पार्टी के लीडर का नाम नहीं आया। मेजर ना आसिफ जरदारी साहब का आया, ना मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो का नाम आया, ना फरियाल टारपुर का नाम आया, किसी का नाम नहीं आया। अभी मसला ये सिंध में, ये मेरे जो भाई हैं इनके साथ साथ और भी बहुत सारे हमारे सिंधी भाई हैं जो कि बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं, जिनको पता है कि आवाम तो इनको अब वोट देने नहीं है, तो ये इस तरह के कटकुंते इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह के ये लोग मेजर इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह इनको पहले से ही नाअहल कर दिए, क्योंकि वैसे तो ये जीत सकते नहीं है, इनके पास कोई और चारा है नहीं। तो कोर्ट के जरिए ये कोर्ट के दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, किसी तरह कोर्ट से भीख मांग रहे हैं कि भाई आप किसी तरह हमारे को मुखालिफ के खिलाफ किसी तरह हमारी मदद करें। बाकी एलिगेशंस की बात है, एलिगेशन तो मैं इनके खिलाफ भी लगा सकता हूँ, मैं आपके खिलाफ भी लगा सकता हूँ, कल कोई शायद मेरे खिलाफ भी लगा ले। एलिगेशन को प्रूव करना होता है। आप प्लाजेज वगैरह की बात कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स लाएं। नवाज शरीफ के खिलाफ डॉक्यूमेंट्स आए सामने, आप सोहेल शाह के खिलाफ डॉक्यूमेंट्स लाएं, कोर्ट में सबमिट करें, एंड कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा, हमने पहले भी एक्सेप्ट किया। जब यूसुफ रजा गिलानी साहब को नाअहल किया तो हमने उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया, हमने कोई रोना नहीं रोया जिस तरह नवाज शरीफ रोता रहता है। इस बात तक तो नादिर आप ये नहीं फिर एग्री करते हैं कि ये तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं ना, और नैब भी ये कह रहा है जी कि हम तहकीकात कर रहे हैं इनकी एप्लीकेशन के ऊपर, तो तहकीकात तो होनी चाहिए, लेट इट बी। अगर वो गलत है तो वो गलत हो जाएगी, प्रूफ सही है तो सही प्रूफ हो जाएगी। आपको इस पर कोई ये तो नहीं तशवीश कि इलेक्शन से पहले ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है? मैंने वही फरमाया ना आपको, इलेक्शन से पहले इसलिए हो रहा है, ये लोग पहले तो इतने टाइम से नैब कर रहे हैं ना, इन्होंने तो एप्लीकेशन दी हुई है, लेकिन अब तो नैब कर रहा है, तो नैब गलत कर रहा है, इसका मतलब नैब हमेशा सिंध के साथ गलत कर रहा है, सिंध के हमारे पीपल्स पार्टी के साथ गलत करता है। शर्जील मेमन को जिस तरह घसीट के ले जाता है कोर्ट से, क्यों नहीं कैप्टन सफदर को उस तरह घसीट के ले गया जब उसके खिलाफ केसेस प्रूव हुए? क्यों नहीं नवाज शरीफ के खिलाफ ECL में नाम उसका दर्ज करा रहा है? उनको तो खुली छूट दी हुई है पंजाब में, केसेस उनके खिलाफ भी चल रहे हैं, इंटरोगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मगर जो हाल सिंध के MPs, पीपल्स पार्टी के MPs के साथ हो रहा है, जो हाल आप लोगों ने डॉक्टर आसिम के साथ किया, वो कहीं और पाकिस्तान में देखा नहीं जाता है उसको। तो बिल्कुल ये नैब पीपल्स पार्टी के खिलाफ जुल्म कर रही है। 462 अरब का भी तो मामला है डॉक्टर आसिम का, सर 462 अरब का मामला है। सबूत लाए ना सामने, हम तो कह रहे हैं कि रेफरेंस की सूरत में आगे मामला बढ़ रहे हैं, आगे अदालती कार्रवाई के साबित हो जाए। लेकिन बाबू साहब, आप ये सब इलेक्शन के लिए कर रहे हैं, ये बड़ा अहम सवाल है जो नादिर ने उठाया। लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक सुहेल अनवर सियाल और वसीम अख्तर, ये दो इससे मुतल्लिक और पेशरफ मजीद कानूनी तौर पर, इन्वेस्टिगेशन के तौर पर, आखिर नैब कहती है जी कि एप्लीकेशन है और मामला आगे बढ़ रहे हैं और केसेस आगे बढ़ रहे हैं। अब ये मामला केयर टेकर सेटअप के आने वक्त क्या हतमी नताइज या हतमी मराहल में दाखिल हो रहे हैं? इस ब्रेक के बाद सवाल उठाएंगे मेरे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां पर अहम तरीन केसेस हैं। अब ये सुबह सिंध में जो शख्सियात हैं जिनसे मुतालिक केसेस हैं, इनकी बाज़गश्त हम सुन रहे थे। बीच में खबर ये आई कि कुछ ऐसा मामला हुआ है कि जी केसेस रुक गए हैं, दब गए हैं, लेकिन अब दोबारा सुन रहे हैं जी कि चलने, क्योंकि नैब ने क्लैरिफाई किया कि कोई केस रुका नहीं, कोई केस दबा नहीं, सब केसेस अपनी जगह मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे सुहेल अनवर सियाल साहब का केस है। अब जो शिकायत कुरंदा है आज प्रोग्राम में वो भी साथ मौजूद हैं। सुहेल अनवर सियाल साहब तो आए नहीं, लेकिन शिकायत कुरंदा साथ मौजूद है। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी जनाब नादिर गबोल साहब कर रहे हैं। और क्योंकि मैंने जिस तरह कहा कि दूसरा अहम केस इसके बारे में आप सुन रहे हैं, जिसकी कंप्लेनेंट फैसल वाडवा साहब हैं, वो मेयर कराची वसीम अख्तर साहब से मुताल्लिक है। वो केस वो क्या है आखिरकार? वो 10 बिलियन रुपीस के एम्बेजलमेंट की बात करता है। ये सिंध के मामलात हैं, पीपल्स पार्टी और MKM के मामलात हैं। तो अब हमारे साथ साजिद अहमद साहब भी मौजूद हैं, जो कि MNA मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। इमदाद सोमरो साहब सीनियर सहाफ़ी हैं। आप सर, ये जो हमने केस की पस मंजर बता दिया सुहेल सियाल साहब से मुतल्लिक, अभी साहब कह रहे थे जी कि ये सियासी मामलात हैं, इलेक्शन का सीजन होता है, लोग उठ के आ जाते हैं, पिटीशन डाल देते हैं। ये 2015 में इसीलिए पिटीशन डाल दी थी बाबू सियाल साहब ने क्या? मुझे नहीं पता कि बाबू सियाल साहब का इनके साथ क्या पॉलिटिकल राइवलरी है, मैं इनको जानता भी नहीं हूँ। लेकिन मैं नादिर गबोल साहब की बात का जवाब देना चाहूँगा। उन्होंने फरमाया है कि हमारे सिंधी भाई बौखलाहट का शिकार है और वो इलेक्शन जीत नहीं सकते, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। मैं सहाफ़ी हूँ, मुझे ना कभी इलेक्शन में खड़ा होना है, लेकिन एक गैर जानिबदार सहाफ़ी के तौर पे एक मैं हक सच की बात कहूँगा कि पीपल्स पार्टी को जो मोतबरी मिली है वो सिंधियों की वजह से मिली है, सिंधियों की वोट की वजह से मिली है। पंजाब ने इनको रद्द कर दिया है, KPK ने इनको रद्द कर दिया, पाकिस्तान में ये रद्द हो गए हैं। और बाकी ये कि जो बादशाहत है
जो इनकी शहनशाहियत है, बदतरीन माफिया की जो तर्ज हुकूमत है वो सिंधियों के वोटों के बदौलत है, तो इनको अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए। दूसरी बात यह है कि 2008 से लेकर आज 2018 दिन का जो इक़्तिदार खत्म हो गया है, तो सिंध में योम निजात मनाया गया है और इसको स्याह तरीन दौर करार दिया गया है। तीसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 1500 अरब रुपए से सिंध की बजट पे खर्च हुआ है, डेवलपमेंट बजट की फंड पे। आप कराची से लेकर कश्मीर तक चले जाएं, कोई एक यूनियन काउंसिल, कोई एक तालका, कोई एक डिस्ट्रिक्ट, कोई एक ऐसा शहर है जहाँ पर इंसानी तरक्की के सारे लवाजमात पूरे हैं, जहाँ पर इन्होंने साफ पानी मुहैया किया हो, जहाँ पर अच्छा, ये बहुत सारे सवाल हैं दास साहब, तो ये एक दो चीजें जो आपने, ये बड़े इंपॉर्टेंट सवालात हैं और इन केसेस पे थोड़ा रहते हुए तो साजिद अहमद साहब की तरफ भी आ जाए, जो MNA MQM के हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साजिद अहमद साहब, ये जो खबर है वसाब से मुतालिक कि उनका जो मामला है वो भी नैब उठा रही है, या क्योंकि कंप्लेन तो फैसल वाडवा साहब काफी दिन से कर चुके हैं और ये बातें तो खुद आपके जब ग्रुप बंदी हुई थी तो बहुत से अंदर के लोग एक दूसरे के खिलाफ बोलना शुरू हो गए थे, तो आप इसको वेलकम करेंगे? नैब इन्वेस्टिगेशन अगर फॉर्मली लॉन्च करता है वसीम अख्तर साहब के अगर कोई इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल हुआ ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, ये सही है या कि विक्टिमाइजेशन हो रही है ये आपके साथ? प्रोग्राम में मौजूद तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अच्छा, दूसरा ये कि बिल्कुल ये चीज़ सुनने में ज़रूर आई थी कि फैसल वाडा कोई एप्लीकेशन नैब के अंदर लेकर गए हैं। अच्छा, अभी एक एप्लीकेशन उन्होंने वहाँ पर रजिस्टर्ड अपनी करवाई है और इसकी तहकीकात भी होंगी, लेकिन बहरहाल अभी कोई ऐसे प्रूफ सामने नहीं आए। लेकिन बहरहाल अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए। वो इसलिए कि नैब का इदारा जो बना है उसका बुनियादी मकसद भी ये है कि पाकिस्तान से करप्शन का ख़ात्मा करना है। अच्छा, इस वक्त नैब बहुत ज़्यादा एक्टिव है पाकिस्तान के अंदर और ये एक बहुत अच्छा शगुन है पाकिस्तान के लिए कि लोग पाकिस्तान के अंदर वैसे भी मुख्तलिफ 70 सालों के दौरान मुख्तलिफ हुकूमतें बनी, मुख्तलिफ लोग आए और आकर यहाँ से गए, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने सूबों के लिए कुछ नहीं किया, सिटीज़ के लिए कुछ नहीं किया, टाउन के लिए कुछ नहीं किया। यही हुआ कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त बुरे हालात का शिकार है। ना लोड शेडिंग का खात्मा हो सका है, ना तो हेल्थ के सेक्टर पे कोई काम हो सका है, ना एजुकेशन के सेक्टर पे काम हो चुका है। आप सिंध का हाल देख लें, इमदाद सोमरो साहब की मैं बात की तायद करूँगा। मुझे खुशी है कि एक बहादुर सहाफ़ी इतनी जुर्रतमंदाना अंदाज में इस तरह से वो अपना बयानिया दे रहे थे, और ये सच बयानिया है कि सिंध तबाह हो गया है। सिंध को वफाकी गवर्नमेंट ने 6000 करोड़ रुपए दिए। 6000 करोड़ में लोगों की किस्मतें, शहरों की किस्मतें तब्दील हो जाती हैं, सूबों की किस्मतें तब्दील हो जाती हैं। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि पैसों का कोई पता ही नहीं चला आज तक। पैसों का, यानी जो लोग करप्शन कर भागे फिर वापस आए, उनको सोने के ताज पहनाकर प्रोटोकॉल देकर उनको लाया गया, उनके हक में रैलियां मुजाहरे किए गए। यानी जिस मुल्क के अंदर ये निज़ाम होगा तो वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आप थर की सूरत हाल देख लें, पाकिस्तान बहुत अच्छा गोल्डन चांस था। कराची का अनफॉर्चुनेटली जो हम हाल देखते हैं, तो थर की सूरत हाल से तो हम पीपल्स पार्टी से पूछते हैं, लेकिन कराची की सूरत हाल देखते हैं तो पीपल्स पार्टी कहती है आप लोगों ने नौकरियां दी, यहाँ पे लोगों को बांटी रेवड़ियों की तरह, जैसे टॉफी बांटते हैं बच्चों में, 4000 5000। MQM ने, वो कहते हैं जी चाइना कटिंग में आपकी पार्टी मुलव्विस रही, आपके मेयर जो है उनको इख्तियारात की बातें करते रहे, उनको फंड्स मिले, लेकिन उन्होंने उस फंड के साथ किया कि आज नैब में केसेस बन रहे हैं। तो सर ये तो आप लोगों पर भी साजिद साहब उठ रहे हैं कि उन्होंने थर के साथ किया तो आपने कराची के साथ वही कुछ किया। देखिए, जो MQM को अब अगर कभी इख्तियारात मिले, जो मैं समझता हूँ रियल इख्तियारात, पाकिस्तान की 70 साल तारीख के अंदर वो इख्तियारात मिले परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में। और आपने देखा कि उस दौर में जब कुछ उन्होंने फंड दिए, फंडिंग की इस शहर का, बल्कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान के का ख्याल किया, पूरे पाकिस्तान में तामीर तरक्याती काम हुए। लेकिन उस वक्त जो फंडिंग तामीरात की बुनियाद में मिले, फंड जो डेवलपमेंट की मद में फ़ंड मिले, उसकी आप यूटिलाइजेशन देख लें किस तरह से हुई। खुल के फंड दिए गए और खुल का उसका इस्तेमाल हुआ, पूरी टीम ने मिलकर काम किया कराची के अंदर। कराची की किस्मत तब्दील हो गई। कराची का अलमिया ये है, हमारे साथ हमेशा अलमिया ये रहा है कि सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट और सिटी में हमारी गवर्नमेंट। अच्छा, हम हमेशा पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, मिसाल के तो भाई बल्दियाती गवर्नमेंट है, बल्दियाती गवर्नमेंट को भी उन्हीं चैलेंजेस का सामना है कि सिंध गवर्नमेंट ने हाथ पाँव बांध के रखा है बिल्कुल, कि ना इनको इख्तियार दो, ना कचरा उठेगा, ना डेवलपमेंट के काम होंगे, ना ब्रिजेस बनेंगे, ना अंडर पासिस बनेंगे। आप हॉस्पिटल की सूरत हाल देख लें, आप एजुकेशन के सेक्टर की सूरत हाल देख लें, सब कुछ तबाह बर्बाद होकर रह गया। अच्छा, बहुत गोल्डन चांस था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कि पिछले 5 साल इनकी वफाक में सिंध में गवर्नमेंट थी, ये पूरे सिंध को
तब्दील कर सकते थे। फिर अब जो 5 साल इनको मिले, 10 साल सिंध के अंदर इन्होंने हुकूमत की, लेकिन सिंध के लोगों को बेरोजगारी, हम पर इल्ज़ाम यह है कि हमने नौकरियां दी। वाटर बोर्ड में आज जाके किसी की सैलरी तो पूछ लें, क्या कराची के लोगों का हक नहीं कि उनको वाटर बोर्ड में लगाया जाए, KDA KMC के अंदर लगवाया जाए? आप देख लें कराची की ज़मीनों को किस तरह से लूटा गया है, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाकर, LDA बनाकर, किस तरह से, जबकि KDA मौजूद थी लेकिन फिर भी अज़बियत और तासुब का मुजाहरा कराची के अंदर गया, खुल के लूटा है इस शहर को, इस सूबे को खुल के लूटा है और कोई पुष्टि वाला नहीं। मेरे ख्याल में वक्त आ गया है ये आपका नैब जिस तरह स्टैंड ले रही है, इससे ये आपने इल्जाम यकीनी तौर पे है, उसकी आपकी एलिगेशन है, इसकी तहकीकात नैब को करनी चाहिए, लेकिन इससे पहले कि पीपल्स पार्टी रिस्पॉन्ड करे, सरवर साहब, ये सियाल साहब, आपने आपकी कंप्लेन आप लेके बैठे हुए हैं, आप पे जो यहाँ के होम मिनिस्टर तो इनके खिलाफ, आपने कोई एस्टिमेट है आपके पास के मुबैना तौर पे मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है नहीं, और आपकी एप्लीकेशन जो है इसके सबूत है नहीं, आप खुद कह रहे हैं 60% है, तो कितनी उन्होंने जायदादें बना ली जो आप एसेट बियॉन्ड मींस का केस नैब लेके बैठी हुई उनके खिलाफ? सबसे पहले आपका प्रोग्राम का नाम है बेनकाब। जी। तो मैं साबिक होम मिनिस्टर को बेनकाब करता हूं आपके तवसुत से, आपके इस प्रोग्राम से। ये रहा उसका अकामा, जिसमें वो सेल्स कंसल्टेंट के तौर पे मुत्तहिदा अरब अमारात में नौकरी करता है। 2014 से टिल नाउ आज तक वहां तनख्वाह भी उठा रहा है। तो केस भी बन गया, अब तो सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज हो गया। वही मैं अर्ज कर रहा हूं, मैंने भी अपनी पिटीशन में डाला हुआ है, वो करप्शन वाली जो है आपकी तो नैब में पिटीशन है ना, नैब में है, तो ये तो सिंध हाई कोर्ट में ऑलरेडी ख्वाजा शमसुल इस्लाम साहब लेके गए। हाँ है, नैब में भी मैंने इसलिए डाली क्योंकि इस अकामे की बुनियाद पर मुत्तहिदा अरब अमारात में UAE में उसने 2 विलाज खरीदे हैं, 2 अपार्टमेंट खरीदे हैं, उसके सबूत हैं, बाकायदा खुद जाके लेके आया हूं, इसकी सर्टिफाइड कॉपी लेके आया हूं। सबसे बड़ा केस मिनिस्ट्रियों में तो कितनी करप्शन की, अरबों रुपए की करप्शन की, 4 महकमों का ताकतवर कोई अमाउंट है आपके पास सियाल साहब कि आपने कोई एस्टिमेट है, आप एसेट बियॉन्ड मींस का कहते हैं या एम्बेसडर मुबैना तौर पे हजम होगा ना कोई, कि क्या आपने, और उसके कोई आपके पास, आप कह रहे हैं महल बनाया उन्होंने, तो कोई कागजात है उसके, क्या है कि उनके नाम महल है, क्या है आपके पास? वो महल बनाया है, उसका नाम अनवर महल रखा गया है, उसके वालिद के नाम पे है। 8 एकड़ एराजी पर वो महल बना है, UAE से उसका फर्नीचर आया है, और वो टोटल जमीन आपके प्रोग्राम में दावा करता हूं कि वो सरकारी है, और उसमें टेम्परिंग करके रिकॉर्ड में हेराफेरी की गई है। करप्शन की इंतहा यह है कि ये 10 सालों में लाड़काना में मुख्तलिफ डेवलपमेंट पैकेजेस के वो पोर्शन बना के 117 अरब रुपए 10 सालों में दिए गए, और इन्होंने अपनी लीडर जिसके नाम पे वोट लेते हैं, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा, हमारे लिए काबिल एहतराम है। इन सब चीजों के सबूत हैं आपके पास? सर 87 करोड़ रुपए की उसके कब्र में मिट्टी पड़ी है, मिट्टी डाली गई है, उसकी कब्र को भी नहीं बख्शा। ये जो डॉक्यूमेंट आप बता रहे हैं सर, ये जो महल का जो सरकारी जमीन पे अगर बनाया गया है, तो आपके पास सबूत है ये लाड़काना अनवर महल जो आप कह रहे हैं? जी, लाड़काना इसका क्या प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट है, क्या लैंड आपने नैब को सबमिट किया? क्योंकि नैब में केस है ना, तो आप बड़ा प्रोफेशनली हम बात कर रहे हैं, आपके पास क्या, आपके पास डॉक्यूमेंट है इसका? ऑलरेडी वो सबमिट कर चुका हूं नैब को, और 60% जब मैंने क्या सबमिट किया आपने नैब को? आपने क्या, किस तरह प्रूफ किया इस बात को कि ये सरकारी जमीन थी जिसपे उन्होंने अनवर महल बनाया? सर रेवेन्यू रिकॉर्ड, अच्छा, 55 का जब पाकिस्तान बनने के बाद रीराइट हुआ जी, तो उसमें शो करता है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जमीन है, और वो रिकॉर्ड भी जाके मैंने दिया है, और जिसमें जालसाजी की गई है, उसमें टेम्परिंग करके उसके नाना और चाचा का 2 एकड़ उसमें मतलब मुझे बेटा जा रहा है, मुझे नाज़िर कबूल साहब का जवाब भी लेना है इस पर, एमके वाली बात भी कंटिन्यू करेंगे। सर एक ब्रेक है, इस ब्रेक के बाद, कमर्शियल ब्रेक के बाद आते हैं वापस, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बात हो रही है अहम तरीन केसेस की और उनसे मुतालिक पेशरफ्त की। शिकायत कुरंदा भी साथ मौजूद है, जो सोहेल अनवर सियाल साहब का केस है, उससे मुतालिक बात हो रही थी। ब्रेक से पहले भी मैं उनसे पूछा था कि सबूत क्या आपके पास, जो आपके इल्जामात है मुबैना तौर पर कितनी हकीकत उनमें है, नैब क्या कर रही है। वसीम अख्तर साहब का केस जो है, जो फैसल वाडवा साहब की कंप्लेन है, उस बारे में भी सुनते हैं जी कि बड़ी पेशरफ्त जो है होने लगी है।
तो आखिर ये क्या सिंध की सियासत पे असर देंगे, ये भी सवाल उठाएंगे। लेकिन नादिर, पहले आपने कुछ रिस्पॉन्ड करना था। एमक्यूएम ने भी बड़ी बातें की और इमदाद सुमरो ने भी कहा जी कि आप लोग जो है इस पर बनाने वाली बात, अभी आपने अनवर महल का सुना, ये मुबैना तौर पर इल्जाम लगा, तो ये इल्जामात की फहरिस्त है आपके मिनिस्टर्स पे लगते रहते हैं, क्यों लगते हैं ये आप लोगों पर ही क्यों लगते हैं, किसी पे क्यों नहीं लग रहे? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं जो मेरे सहाफ़ी भाई थे उनकी बात को रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ, जिन्होंने एक एलिगेशन मेरे ऊपर लगाया कि पता नहीं मैं सिंधियों के खिलाफ कुछ। अल्लाह माफ़ करे भाई, मैं बलोच ज़रूर हूँ मगर सिंध में रहने वाला एक सिंधी बलोच हूँ, तो मैं सिंधियों के खिलाफ कभी भी कुछ नहीं कर सकता। अपना वापस लें आप। नहीं, मैंने इस तरह की कोई बात ही नहीं की। इस जैसे सहाफ़ी की वजह से ही तो मुल्क में कन्फ्यूजन, येलो जर्नलिज्म इसी को ही तो बोलते हैं कि बात मैंने क्या की, बात मैंने इन भाई की कि ये अपोजिशन कर रहे हैं या कुछ और हमारे भाई हैं जैसे लियाकत जतो या कुछ और सिंधी इस तरह के भाई, उनके बारे में बात की कि वो बौखलाहट के शिकार हो गए। इन्होंने मेरी वर्ड्स को इस तरह ट्विस्ट किया है। तो द न्यूज़ अखबार में भाई मैं भी लिखता हूँ, मेरे भी कॉलम्स आते हैं हफ्ते, कोई मैं भी कोई इस तरह का आदमी नहीं हूँ कि कोई उल्टी सीधी बात करूँगा। तो आप अपने वर्ड्स वापस लें और जो मेरे को आप फ्रेम करना चाह रहे हैं, मैं इसके सख्ती से इसको आपको वार्न कर रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ मेरे साथ है भी नहीं। साथ आपने अपना बयान क्लैरिफाई कर दिया। आप इसके क्या ये जो मामलात हैं सर, सोहेल अनवर सियाल के सुन के हम तो ये तो बता रहे हैं फहरिस्त हैं पूरी, 60% सबूत भी हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड निकाल चुके हैं, ये क्या हो क्या रहा है? भाई जब बात कर रहे थे तो आपने देखा मैंने इनको इंटरप्ट नहीं किया, क्योंकि जिस तरह से आप इनसे पूछ रहे थे कि सबूत दो, ये सबूत नहीं दे सक रहे थे, तो मैं खुद इसलिए चुप रहा ताकि इनकी जो ये खामोशी है वही आवाम के लिए जवाब है कि इनके पास कोई सबूत है ही नहीं। आपने बोला एक फिगर दो, इन्होंने कोई फिगर दी आपको, चलो भाई 10 अरब बोल दो, 20 अरब बोल दो, ये ऐसी कह रहे हैं कि खरबों रुपए। इनको भाई रात को नींद में ये कोई बात आई है खरबों रुपए, एक फिगर तो दो ना। मैं अगर आपके खिलाफ जाऊंगा कोर्ट में या FIR कटाने तो मैं एक टेंजिबल अमाउंट दूंगा कि भाई ये चीज आपने किया है। ये तो एक अनलिमिटेड एक बात कर रहे हैं, इस चीज को मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूं, ना आवाम एक्सेप्ट करेगी। एग्जैक्ट वैल्यू तो प्रॉपर्टी की कोई नहीं बता सकता ना कि ये होनी चाहिए ना। गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, जाए रेवेन्यू में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाए, वहां से पता चलेगा। मार्केट वैल्यू तो नहीं पता चलेगा, मार्केट वैल्यू किसी ब्रोकर के पास चले जाए, उससे रियल एस्टेट से निकलवा के मार्केट वैल्यू असेसमेंट करके फिर जाके बताएं, एक टेंजिबल अमाउंट जाके बताएं कि भाई ये इतने की करप्शन है। तो ये हवाई बातें हैं। बाकी ये भाई के मैं आपकी इजाजत से उठाना चाह रहा हूँ, ये तो मैं घर पे, ये तो लग रहा है कि किसी ने घर पे बनाया है, ये मैं घर पे भी बना सकता हूँ, इनकी तस्वीर भी कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगर है कोर्ट का वेट करें। कोर्ट में डॉक्टर आसिम का भी केस बहुत टाइम चला, उनको भी आप लोगों ने बहुत साल तंग किया, उनकी सेहत के बावजूद बहुत साल उनको तंग किया, कुछ नहीं मिला उनके खिलाफ। शर्जील मेमन को भी आप लोग तंग कर रहे हैं। देखिए मैंने पहले फरमाया है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ जुडिशियल जजमेंट्स इस तरह की बहुत सारी पहले आई और हमने उसको एक्सेप्ट किया। गिलानी साहब के खिलाफ भी जो हुआ, उससे पहले शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ भी जो चीज़ें हुई हैं वो भी हमने एक्सेप्ट की हैं, गलत हुई हैं, मगर हमने कोई जुडिशरी के खिलाफ कोई मुहिम नहीं निकाली। जिस तरह से पास तो 6 अरब रुपए का केस है और आसिम के ऊपर 462 अरब रुपए का केस है। बाकी अब एक इल्जाम जो 462 अरब का, तो उसको शाही महल में तो नहीं रखते, जेल में ही रखते हैं ना सर, तो और किधर रखते हैं आप मुझे बताएं, क्या सलूक किया? क्या उनको तो फिर उनके लिए सफदर को भी ले जाए, नवाज शरीफ को भी ले जाए, मरियम नवाज को भी ले जाए, उनको क्यों नहीं ले जाए? वहां तक आप लोग फिर डरते हो, घबराते हो। हमारे जो आपको मिनिस्टर मिलते हैं उनको आप घसीट के ले जाते हो, कोर्ट से बेइज्जत करते हुए, उनके बटन और कपड़े फाड़ते हुए आप ले जाते हो। ये मिनिस्टर ही है जिनके खिलाफ कंप्लेन है, 3 साल से कह रहे हैं सखर में कंप्लेन दबी हुई है, अब किसी ने घसीटा नहीं उनको। ये कह रहे हैं इनके उल्टा जो मुबैना तौर पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि इनके रिश्तेदार और इनके ऊपर 23 केस बन गए जिन्होंने केस उठाया था। एक विसल ब्लोअर है ये और इनके कंप्लेनेंट जो भी कहें, तो बस ठीक है ना। अभी तो कोई परेशान होने वाली बात ही नहीं है। अगर आप भी कह रहे हैं कि कोर्ट में, ये भी कह रहे हैं कोर्ट में नैब उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो फिर उसका जजमेंट का वेट करते हैं। अगर मेरिट पे होगा तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, मेरिट पे नहीं होगा तो हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। जिस तरह बेनजीर भुट्टो शहीद का केस भी आप लोगों ने जो जिनके ऊपर इल्जाम थे 5 के 5 आप लोगों ने बरी कर दिया, हमने एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए हम लोग वापस उसको केस को हमने खोला है, वापस हमने अपील किए। इस तरह से जो केस अगर मेरिट पे होगा उसको एक्सेप्ट करेंगे, जो नहीं होगा नहीं, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे जाके। बल्कि अब मैं MKM की बात करना चाहता हूँ, ये हमारे को कह रहे हैं कि हम लोग 10 साल से हुकूमत है, वो भाई मुशर्रफ के दौर से अगर आप शुरू करो तो आप लोग हुकूमत में थे, आपका मेयर था उस वक्त मुस्तफ़ा कमाल, उसके बाद आपका ये वसीम अख्तर अभी बैठा हुआ है, अरबोंपति बन गए हैं। इनकी गाड़ियां आप सिर्फ देखो इनकी, भाई ये तो मेरी आंखों की देखी हुई चीज़ है। ये तो आपके खुद पार्टी के अंदर के लोग इस तरह की आवाज़ें निकाल रहे हैं कि गाड़ियां गिफ्ट करते फिर रहे हो आप लोग, ठीक है। वसीम अख्तर के खिलाफ एलिगेशन, इनकी पार्टी में इनके साथ ही किसी शो पे बैठा हुआ था कुछ टाइम पहले, मुझे याद नहीं है, मगर इन्होंने शायद इस तरह की MKM के अंदर से आवाज़ें निकल रही हैं करप्शन के एलिगेशंस की। तो गाड़ियां वाड़ियों की बात है। तो अच्छा, ये आपने जो सवाल अभी पहले ये वाला यहाँ पे क्लियर कर लेना, कराची में सियाल साहब आप ये जो इल्जामात लगा रहे हैं, ये कहते हैं ये तो मैं इंटरनेट पे बना देता हूँ, बैठ के कोई भी बना देगा जो आप लेके बैठे। तो और नैब ने आपका इंटरव्यू किया था एज अ कंप्लेनेंट, तो कितनी आपने क्या जवाब, उन्होंने मैंने जिस तरह पूछा आपसे, तो कितना स्ट्रॉन्ग आप इस वक्त आपकी डिफेंस था, आपने क्यों ये वैल्यू असेसमेंट करी सारी चीजों की? सर देखिए 100 अरब से ज्यादा कर लें उसके असासाजात। 100 अरब? 100 अरब। अच्छा, कहां से नंबर कहां से आ रहा है आपके पास?
एक मैं मतलब सरासरी तौर पे जितनी, क्योंकि ये उसमें गलत क्या, यानी नाजायज है ये से? जिस घर में वो रहता है वो एक बावर्ची के नाम पे लिया गया है, 40 से 50 करोड़ रुपए का घर है उसका कराची में। दूसरे बंगले जो हैं बेनामी मिल्कियत, दूसरे लोगों के फ्रंटमैन आगे जितने रखे हुए हैं, सारी प्रॉपर्टी उन लोगों, आप पकड़ेंगे तो पता चलेगा ना कि कितनी रकम है उनके पास। मैं तो 3000 एकड़ जमीन सरकारी लाड़काना के अंदर 3000 एकड़ जमीन पे कब्जा करके रखा है, अपने वालिद के नाम पे जाली खाता बनाया है, अपने ससुर के नाम पे जाली खाते बनाए हैं, ये सारे सबूत प्रोवाइड कर चुका हूं। सबसे बड़ा केस लाड़काना का 117 अरब रुपया करप्शन का है। आप एक एक एटम की जांच करें, वो तो नेब करे ना सर। अब उसको मुझे तो कागज नहीं देगी ना सरकार। 10 सालों से हम अपोजिशन में हैं, मार खा रहे हैं, जेलों में जा रहे हैं, कौन देगा हमें कागज? इसमें मैं आपसे सवाल पूछूं, ये जो आप कह रहे हैं ये एसेट्स हैं सारे, तो ये आप कह रहे हैं इलेजिटिमेट एसेट्स हैं, यानी ये मिनिस्टर बनने के बाद उनको मिले या पार्टी में? ये पहले नहीं थे ये एसेट्स? अच्छा, तो अब ये आपको, ये तो नैब तहकीकात करे और नैब कर भी रही है आपकी एप्लीकेशन के ऊपर, लेकिन आप मुतमईन है नैब से? क्योंकि मैंने जो आपकी एक प्रेस ऑफिस की ट्रांसक्रिप्ट पढ़ रहा था, उसमें आपने लिखा था कि अब आपका अगला स्टेप सुप्रीम कोर्ट है। सर देखें, डीजी साहब जो सखर हैं जी, मैं उनको मिलके भी आया था, सारा सबूत भी फराहम किए, तो मुझे थोड़ा तकलीफ है उस मामले पे कि डीजी साहब सो रहे हैं, चेयरमैन साहब जाग रहे हैं, जस्टिस जावेद इकबाल साहब, पूरे मुल्क में एहतसाब का अमल हो रहा है और सखर का नेब सो रहा है। इतने बड़े केसेस हैं सखर के अंदर, सखर में करप्शन हुई है, लाड़काना में हुई है, नौशर फेरोज में हुई है, नवाबशाह में हुई है, तो ये सारी सखर नेब के उसमें आते हैं, अपना हुदूद कह लें या मतलब जुरिस्डिक्शन कह लें। तो डीजी साहब भी बड़ा ठंडे मिजाज के साथ चल रहे थे, इसलिए फिर मैंने जस्टिस जावेद इकबाल साहब चेयरमैन नेब को वो सारे सबूत अरसाल किए कि सर 60% अपोजिशन वाला आदमी सबूत इकट्ठे करता है, तो फिर आपकी नेब क्या कर रही है? सर आपने जो डीजी को केस में